जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद केस है, इसको वक्त लगा। यकीनी तौर पे तारीखी तौर पे एक ऐसा फैसला है जिसको अदालती फैसलों की तारीख में कुछ अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं किया जाता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जब राय मांगी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है और इसमें उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुकम्मल तौर पर राइट ऑफ जस्टिस फराहम न करने के हवाले से राय दी है। आपका क्या टेक है इस पर? इस फैसले के बाद जो हमारी जुडिशल हिस्ट्री है इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या ये आने वाले वक्त के अंदर जो फैसले हैं, जो डिक्टेटरशिप के ज़ेरे असर किए जाने वाले फैसले हैं, इनकेस अगर आगे भी कुछ खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो क्या ये उस तारीख को दुरुस्त रखने में हेल्प करेगा हमारी? जी, मुझे तो लगता है कि ये बहुत अहम फैसला है। उसकी वजह यह है कि इस हवाले से कानूनदान, दानिश्वर, सियासी कारकुन तो बात करते थे, लेकिन अदलिया की जानिब से ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई थी। बुनियादी मसला वही है जिसे मैं मौजूदा हालात से कनेक्ट करना चाहूंगा कि जब मुकदमात के अंदर सियासी इंतकाम शामिल हो जाता है तो फिर आइन और कानून के तकाजे पूरे नहीं किए जाते, फिर सियासी इंतकाम को ही सामने रखते हुए सजाएं सुनाई जाती हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसमें ऐसे ही हुआ। अगर इन मुकदमात का शफाफ ट्रायल किया जाता तो हो सकता है नताइज भी मुख्तलिफ निकलते और नवाब कसूरी के कातलों को सजा भी मिलती। लेकिन जब जनरल ज़ियाउल हक ने अपने जाती मुफादात के लिए आइन और कानून को पसे पुश डाला तो फिर उसके नताइज मुख्तलिफ हुए। तो इसलिए मौजूदा सियासी हालात में भी गुज़िश्ता 8 से 10 सालों में हमने ये देखा है कि जिस सियासी रहनुमा के साथ जो भी सियासी इंतकाम के बुनियाद पे मुकदमात दायर किए गए उनका अंजाम कोई मुख्तलिफ नहीं होगा। तो इसलिए मौजूदा अदलिया को, मौजूदा इंतजामिया को भी इस चीज को समझना चाहिए कि ये दाग लगवाने से बेहतर है कि आइन और कानून की पासदारी की जाए ताकि कल को आपको कोई ये ना कह सके कि आपने गलत फैसले किए हैं और आइन और कानून पर अमल दरामद। माजिद, सिर्फ तारीखी तौर पर भी नहीं, माजी करीब में भी हम देखते हैं कि जो इस तरह के डिक्टेटर्स हैं जिन्होंने आइन को पामाल किया है, आइन को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, वो किसी का भी आप नाम ले लें, उनके खिलाफ फैसले तो आते हैं, उनको तारीखी तौर पे अब हम दुरुस्त करने की कोशिश तो कर रहे हैं, हमारे जो अदर पिलर्स ऑफ आवर स्टेट हैं, लेकिन कोई भी ऐसी मिसाल नहीं बनाई गई अब तक जिसके बाद ये रास्ता रोका जा सके। कोई ऐसी करार वाकई सजा नहीं हुई जिसके बाद हम कहें कि अब के बाद कोई ये जसारत नहीं करेगा अपनी हुदूद से बाहर आने की। आप इसको कैसे देखते हैं? असल में पाकिस्तान की रियासत का मसला ये कि यहाँ पर एक अहम वक्त में बहुत से सालों में यहाँ पर डिक्टेटरशिप रही है, जमहूरियत उस तरह से मजबूत नहीं हो सकी। तो ये सारी चीजें हमें इदारों के अंदर भी नजर आती हैं, अदलिया के फैसलों में भी नजर आती हैं, इंतजामिया के इख्तियार में भी नजर आती हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अथॉरिटी में भी नजर आती हैं। तो इसलिए जब हम डिक्टेटर्स की बात करते हैं तो मैं इसको आइसोलेशन में नहीं देखता। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि चूंकि मुल्क में एक बड़ा अरसा कई दहाइयां डिक्टेटरशिप रही है तो उसका असर इदारों पर भी पड़ा है। तो इसलिए जमहूरियत तभी पनपेगी जब उसे वक्त दिया जाए और उसे मजबूत किया जाए, और ये सियासतदानों का फर्ज है कि वो अपनी खोई हुई स्पेस खुद बहाल करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर ये मामलात मेरा ख्याल है इसी तरह ही चलते रहेंगे। सही है। तो माजिद, इसमें सियासतदानों के साथ साथ जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं कि अपनी हुदूद में, तो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर इदारे अपनी हुदूद में नहीं रहेंगे सब, तो इसी तरह की सिचुएशन हम देखते रहेंगे आगे भी। आपको लगता है कि ये सब डिक्टेटरशिप के असरात हैं जो अभी तक बाकी हैं? जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि अदलिया ऐसे जरूरतमंदाना फैसले देने से डरती है। वो LFOs के जरिए और फ्रेमवर्क्स के जरिए डिक्टेटर्स को रास्ता दे देती है। बिल्कुल इसी तरह उसके बाद अगर हम देखें, हम पानामा केस देखें, अभी इमरान खान साहब के केसेस को देखें, तो पता ये चलता है कि सियासतदान एक तो दूसरे की टांग खींचने के लिए कोशा रहते हैं, दूसरा ये है कि फिर इस सारे प्रोसेस के अंदर रियासत अदलिया की मदद लेती है और उनके थ्रू ये फैसले करवाए जाते हैं। तो ये जो एक पूरा निजाम है, इस पे एक सवालिया निशान है, जिसकी वजह से फिर 5 साल बाद पता चलता है कि ओहो वो फलां फैसला तो गलत हो गया, फलां फैसला तो सियासी इंतकाम की वजह से था। 10 साल बाद पता चलता है, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में 50 साल बाद अब अदालत कह रही है कि उस मामले के अंदर कई चीजों को नजरअंदाज किया गया, शफाफियत नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि इन सारी चीजों से बचने के लिए मौजूदा अदलिया, मौजूदा सियासतदानों के लिए सबक यह है कि वो आज के फैसले दुरुस्त करें,
वो आज जो उनकी अदालतों में या उनकी सियासत में मसले हैं उनको अफवाह तफहीम से खुद हल कर लें। ठीक। ये ना हो कि 20 साल बाद हम इन्हीं केसेस फिर इनको दुरुस्त कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में कुछ फैसले माजी करीब में ऐसे हुए हैं जिनको दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई थिंक, विदाउट नो ऑफेंस टू एनीवन। खैर, आगे देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। तौहीन अदालत के ऊपर भी इस वक्त, या जजेस की तौहीन के ऊपर, या कैंपेन के ऊपर भी इस वक्त कार्रवाई हो रही है। माजिद, हमने देखा एक ट्रेंड पिछले कुछ अरसे में, हम मोहतात रहते हैं, उन ताकतवर हल्कों की तरफ से मोहतात रहते हैं जिनसे हमें कुछ ये खतरा हो कि फिजिकली कुछ हमारे साथ होना चाहिए। हमसे मुराद जो लोग सोशल मीडिया यूजर्स हैं, इनमें कुछ साफी हजरात भी जरा ज्यादा फ्रंट फुट पे खेलते हैं, लेकिन हम परवाह नहीं करते व्हेन वी टॉक अबाउट कोर्ट्स एंड जजेस, और ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इसका नुकसान एक तो अदालती निज़ाम को भी होता है, अगरचे कि आप एक दायरे में रहकर तनकीद कर सकते हैं, फैसलों पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन किसी की जात के ऊपर किसी की जात को निशाना बनाना विदाउट एनी प्रूफ्स इज नेवर राइट। अब ये जो एक ट्रेंड निकला है, पहले तनकीद का और फिर अब उसका, जारी बात है दूसरी जानिब से जवाब आ रहा है, कोर्ट अब चेक कह रही है कि हम देखेंगे कि ये कौन करे और एंड तक जाएंगे। आप क्या बीइंग साफी कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? जी बिल्कुल, पहली तो बुनियादी बात यह है कि हमें इन सारी चीजों को रिपोर्ट करते हुए एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और ऐसा ना हो कि ऐसे जजेस या ऐसी अदलिया जिसके हुकूमत वक्त खिलाफ है, हम उसके खिलाफ तो चीजें लेके आ रहे हों, लेकिन वो लोग जो दूसरी तरफ है उनके लिए हम कोई आवाज बुलंद ना कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है ये एक कंट्राडिक्शन है। जस्टिस काजी फायज ईसा जब इमरान खान की हुकूमत में थे, तब उनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि उनको एक बहुत बड़े तबके ने जो हुकूमत का सपोर्ट करता था, उन्होंने उनको निशाना बनाया, तनकीद की। अब मौजूदा हुकूमत में भी ऐसे ही हो रहा है कि वो तमाम जजेस जिनको हुकूमत पसंद नहीं करती, या वो जिनके बारे में उनकी राय अच्छी नहीं है, उनके खिलाफ इस तरह की बातें की जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट जो है उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए उस रॉ में बहना नहीं चाहिए, बल्कि चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए और उसकी खुद कंफर्मेशन करनी चाहिए, और आम लोगों से ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर आप एक सहाफी हैं, एक पब्लिक फिगर, बिल्कुल करना चाहिए। उसमें ये कि हमारी जो राय है वो आवाम को कहीं ना कहीं मुतासिर करती है, वो उस पर असरअंदाज होती है। तो इसलिए अगर हम किसी के सपोर्ट में या किसी जज्बाती होकर या किसी मुफाद के तहत किसी के खिलाफ कोई बात करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी उतना ज्यादा या सुनी सुनाई भी ऑब्वियसली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए, तल्ख फैसले ना किए तो IMF के पास दोबारा जाना पड़ेगा और शर्म से डूब मरने का मकाम होगा। एक तो पता नहीं वो डूब मरने का मकाम अभी आना है। माजिद, पहले तो ये बताएं। मेरा तो ख्याल है कि ये जो PROs हैं वुज़रा के, इन्होंने कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, जिसमें से एक लाइन ये भी है, जिस तरह आपने देखा मुल्क नाजुक दौर पे खड़ा है, वो तो कटहरे में लाएंगे, सब कार्रवाई होगी, सीसा पिलाई दीवार बनने का काम भी उसी में ही आता है। अच्छा, आपको लगता है कि करंट जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके बाद ये आखिरी प्रोग्राम था IMF का, जिस तरीके से ये गवर्नमेंट भी दावे कर रही है और अब आके कहना शुरू यही कर दिया गया है कि अगर यही हालात रहे तो हो सकता है कि दोबारा भी जाना पड़े IMF के पास? जी, मुझे तो लगता है कि अभी ये एक कोई इतनी आसान चीज नहीं है, और हमें दोबारा भी मुआशी मुश्किलात की वजह से कई सख्त फैसले करने पड़ेंगे। उसकी वजह ये कि हुकूमत की संजीदगी नजर नहीं आती। वो आवाम से तो ये तवक्को करती है कि वो टैक्सेस में हमारा साथ दें, वो मुश्किलात में हमारा साथ दें, लेकिन अगर ऐवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस के बजट इंक्रीज होंगे, यही बात है कि सारे सख्त फैसले आवाम के लिए कर दिए जाते हैं, लेकिन इनके लिए किसी किस्म का कोई सख्त फैसला नहीं किया जाता और ना ही उस पर कोई अमल दरामद होता है। बिल्कुल यही अफसोसनाक सूरत हाल है, और इसको मैं कनेक्ट करना चाहूंगा कि गुज़िश्ता साल में तकरीबन 8,60,000 लोग ये मुल्क छोड़ चुके हैं। डेफिनेटली उसमें पढ़े लिखे लोग भी होंगे, वो लोग भी होंगे जो अपने बेहतर रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि जो मिडिल क्लास है या एजुकेटेड लोग हैं, वो इस निज़ाम से कितने तंग आ चुके हैं या वो इससे कितने मुतनफ़र हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस हवाले से प्रैक्टिकल चीजें लेके आनी चाहिए, और अगर वो आवाम से ये तकाजा करती है कि वो इस मुश्किल में हमारा साथ दें, तो 5 इक़दाम वो खुद भी बताएं कि देखिए यहाँ पे हम कट्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने अपनी तरफ से बेहतरी की, अब हम आवाम से तवक्को करते हैं कि वो फलां चीजों में हमारा साथ दें। लेकिन अफसोस है कि ऐसा होता नजर नहीं आता। गवर्नमेंट की साइड पे तो सारी चीजें उसी तरह चल रही हैं, सैलरीड क्लास पे बोझ डाला जा रहा है, और अभी 15 जुलाई के बाद जो महंगाई का तूफान आएगा वो हम सबके सामने ही होगा।
ऐसे ही है, ठीक कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं इदराक है हुकूमत को, जो ब्रेन ड्रेन का इतना मसला है, जो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी चले गए हैं और सैकड़ों लाइनों में लगे हुए हैं, कहीं गलती से अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना हो किसी मुल्क का भी, इवन मिडिल ईस्ट वगैरह का भी, तो उसमें भी अब 6-6 महीने और 1-1 साल का वेट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन है वहाँ पे, एम्बेसीज इतनी बिजी हैं। इसका कहीं माजिद निज़ामी साहब इदराक है आपके ख्याल में हुकूमत को कि ये कितना बड़ा मसला है? शायद मुआशी मसले से बहुत बड़ा मसला ये हो सकता है आगे आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि उन्हें इसका बिल्कुल इदराक नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो भी हुकूमत इन आदादो शुमार को पेश करती है तो वो इनको ट्विस्ट करती है, और वो ये कहती है कि उनके जाने से हमें ज़रे मुबादला हासिल करने में बड़ी आसानी होगी। लेकिन मैं तो इसको एक दूसरे पहलू से देखता हूँ कि ये प्रॉपर ब्रेन ड्रेन है, लोग मायूस हैं, उन्हें पाकिस्तान के अंदर कोई रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो ये फैसले कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की साइड से, जैसा कि हमने पहले बात की, कि जो पीआरओज हैं वो कुछ ना कुछ उसमें से निकाल लेते हैं। तो गवर्नमेंट जब भी इन आदादो शुमार को पेश करती है तो वो ये कहती है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी हमें पैसा भेजेंगे, उससे हमारा फॉर्मूलाज पे चल रहा है वो स्टेबल चले। होगा। थोड़ा सा पॉलिटिक्स के हवाले से जरा मजीद आ जाइए। तो हमने बात कर ली और इसमें तो गालिब निगाह तक कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। पॉलिटिक्स जिस तरह की हो रही है, आप इसको किस हद तक एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड समझते हैं टुवर्ड्स स्टेट? क्योंकि सभी जमातों की तरफ से इस वक्त अपनी ज़ाती मफादात की खातिर तो पॉलिटिक्स हो रही है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर ये नहीं सोचा जा रहा कि मुल्क इस वक्त कहाँ पे खड़ा है और मुल्क को किस सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है। इस वक्त भी सभी सियासी जमातें अपने अपने सियासी मफादात के लिए जोड़ तोड़ कर रही हैं, और कुछ तो बिल्कुल तैयार है कि दोबारा से उनको मौका मिले, स्पेस मिले, और वो दोबारा से जल्द से जुलूस और धरने शुरू करें ताकि सब कुछ हो। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? असल में जब हम पाकिस्तान के मुआशी बहरान की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से कनेक्टेड है। हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि मुल्क में जलसे जुलूस या जलाओ घिराव हो रहा हो या सियासी मुकदमात चल रहे हो तो फौरन इन्वेस्टमेंट आएगी। मेरा ख्याल है ऐसा सोचना मुनासिब नहीं है और ये अकली तौर पे भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं इस मुआशी बहरान को हमेशा अनसर्टेनिटी ऑफ पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट करता हूँ, और अभी भी सियासत के अंदर मेरा ख्याल है ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं इसे एक पॉजिटिव स्टेप समझता हूँ। और उसके बाद भी हुकूमत और अपोजिशन को राब्ते में रहना चाहिए, और हुकूमत को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपोजिशन को ऑफर करना चाहिए, ताकि तमाम सियासी जमातें एक स्टेप पीछे होकर मुल्क के लिए सोचें। और अगर स्टेबिलिटी आएगी सियासी तौर पे तो वो डेफिनेटली फायदा देगी मईशत को। तो इसलिए हुकूमत को और अपोजिशन दोनों को ये चाहिए कि वो एक एक कदम पीछे हटकर, जिस तरह ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के ऊपर एपीसी होने जा रही है, इसी तरह बाकी मामलात के ऊपर भी वो बैठ के बात करें। अच्छा, सही कह रहे हैं बिल्कुल। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। इसमें गवर्नमेंट ऑपोजिशन दोनों को किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अभी अगर हम बात करें पीटीआई की जो स्ट्रेटजी है, जलसे जुलूस की, जो कह रहे हैं कि हम अशुरा के बाद जो है वो शुरू करेंगे एक बार फिर से, तो उसका कोई इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे होगा, या फिर कोई बीच में इनके दरमियान में कोई मॉडरेटर आएगा या कुछ बातचीत होगी? एक एक स्टेप पीछे हटने का तो हम ये मशवरा हमारे सारे तज्जियाकार भी दे रहे हैं, बल्कि आवाम भी यही कह रही है कि यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके? जी बिल्कुल, इशू ये है कि ऑपोजिशन जमातों का ख्याल ये होता है कि जब तक हम प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे उस वक्त तक हम गवर्नमेंट से कुछ हासिल नहीं कर सकते। हालांकि इस चीज को नहीं होना चाहिए असूली तौर पे, बट ये पाकिस्तान की जो अमली सियासत है उसका एक अफसोसनाक पहलू है कि गवर्नमेंट भी उस वक्त ही रिएक्ट करती है कि जब उनके ऊपर कोई प्रेशर आए, कोई जलाओ घेराव हो, कोई जलसे जुलूस हो, उसका डेफिनेटली पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल को नुकसान होता है। ठीक है, आखिरी एक सवाल है मेरा, वक्त में सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कल भी अमेरिकन व्हाइट हाउस के तर्जुमान की तरफ से स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम आज़ादी इज़हार राय के हक में हैं, और उसमें जलसे जुलूस भी शामिल है, और उसमें आज़ादी इज़हार राय ओवरऑल शामिल है। इससे पहले भी अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी, आपको याद होगा। तो अमरीका की तरफ से इन सवालात के जवाबात में मुसलसल इस किस्म की राय आना, आप पाकिस्तान पॉलिटिक्स के ऊपर इसका क्या असर देखते हैं? क्या आने वाले वक्त में किसी और तब्दीली का पेश खैमा हो सकती है? किसी मखसूस सियासी जमात के हक में इसका होना उनको मजीद मदद दे सकता है? मुख्तसरन बताइएगा। जी मुझे तो अभी लगता है कि इन सारी चीजों की हैसियत रस्मी है, लेकिन अगर वहां पे गवर्नमेंट चेंज होती है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर आती है, अगर वो इलेक्शन में कामयाब होते हैं तो शायद फिर वो इमरान खान के हक में कोई प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज मौजूदा इंतजामिया के साथ मुझे ऐसे नहीं लगता कि
उनकी जानिब से कोई Right. पाकिस्तान प्रेशर आएगा। राइट, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने अहम मामलात भी हमारे साथ गुफ्तगू की, अपना तजिया हमारे सामने रखा। माजिद निज़ामी सीनियर तजियाकार राय का इजहार कर रहे हैं।